हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल कहानी होने वाली है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुई नाम का एक रेसर ओलंपिक में भागने के लिए तैयार है, लेकिन रेस शुरू होने से पहले वो अपने कान के ईयर डिवाइस को निकालता है, जिसके बाद से उसे वो सब बातें याद आने लगती है जो उसकी माँ ने उसे जिंदगी भर सिखाई थी। और आज उस पर अमल करने का समय आ गया है। पर असल में सुई की कहानी क्या है और वो यहाँ तक पहुंचा कैसे, ये सब जानने के लिए चलते हैं 1981 में, जहाँ पर हम उसकी माँ यानी कि मीशो को एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ देखते हैं। वो बहुत ही परेशान नजर आ रही है। दरअसल वो अपने बेटी को लेकर यहाँ पर आई है, जिसको देखकर डॉक्टर ने बताया है उसे इंजीनिया नाम की बीमारी है, जिसमें किसी भी इंसान की मसल्स आम लोगों से कम टाइम में बढ़ती है और इसमें सुनाई भी कम देता है। हमें इसकी सर्जरी करनी होगी। वो तैयार हो जाती है और फिर हम 4 साल बाद का समय देखते हैं। हालांकि सर्जरी तो हो गई है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि अभी भी उन्हें किसी तरह की कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। एक माँ के लिए अपने बच्चे के बारे में ऐसी बातें सुनना किसी पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल है। पर मीशो को पता था कि यही हकीकत है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सुई के लिए एक ईयर डिवाइस खरीद सके, इसीलिए वो अपनी बरसों पुरानी घड़ी को बेच देती है और उसे जो कुछ भी पैसे मिलते हैं वो उसके लिए वो डिवाइस खरीदती है, जिससे कि वो थोड़ा और बेहतर सुन सके। यहाँ पर हम उसका घर देखते हैं जो बहुत पुराना था। उनकी जिंदगी की तरह उनके घर की दीवारों पर भी दरार पड़ गई है। वो अपनी बालकनी से बाहर खेल रहे बच्चों को हर दिन देखती रहती है, लेकिन अफसोस कि उसका बेटा उनके साथ जाकर खेल नहीं सकता। और ये चीज मीशो भी समझ सकती है, इसीलिए वो उसे कुछ कहती नहीं है। यहाँ मीशो एक फैक्ट्री में काम करती है और वहाँ हर दिन सुई को लेकर जाती है, क्योंकि उसका घर पर ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। पर वहाँ के कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता कि वो अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आती है। ऐसे ही एक दिन जब वो काम खत्म करके घर जाने की तैयारी में होती है तो सुई उसे कहीं दिखाई नहीं देता और उसके दिल की धड़कन ही रुक जाती है। आखिर वो कहाँ चला गया। बहुत ढूंढने के बाद वो उसे एक कंबल के नीचे पाती है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में कह देती है कि अगर तुम ऐसे ही बिना बताए यहाँ वहाँ जाने लगे तो एक दिन मर जाओगे और मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी इन सब चीजों से कि उसने सुई को एक मशीन के ऊपर खड़ा कर दिया जो कि चल रही थी। अब वो उसे खुद के बल पर खड़ा होने को कहती है, लेकिन सुई वो कर नहीं पाता। वो बहुत कोशिश करती है कि वो खड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, जिससे कि वो उस मशीन को बंद कर देती है और रोने लगती है। उसकी सारी कोशिशें यहाँ बेकार हो रही थी, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो खड़ा होने लगता है और हल्का फुल्का थोड़ी देर के लिए, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। इससे सुकून की बात मीशो के लिए और कुछ नहीं हो सकती। समय ऐसे ही बीतने लगता है और मीशो ने भी अपने हालातों में जीना सीख लिया था। उसका अब एक छोटा बेटा भी है जिसे सुई बहुत प्यार करता है और अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए अपने पड़ोस के लोगों की लॉटरी के टिकट बेचता है, जिससे जो भी पैसे मिलते हैं वो लाकर अपनी माँ को दे देता है। पर एक दिन उसे कुछ सोसाइटी के बच्चे तंग करने लगते हैं और उसे लंगड़ा लंगड़ा कहते हैं। ये चीज उसकी माँ सुन लेती है, जो भागते हुए घर से बाहर आती है, उन सभी को बहुत सुनाती है और इसी का फायदा उठाकर सुई वहां से भाग जाता है। जी हाँ, वो भाग जाता है, जिसे देखकर मीशो की आंखें खुली की खुली रह जाती है। कहाँ डॉक्टर ने बोला था कि वो चल नहीं सकता। शायद ये उसकी दुआओं का असर है जो आज उसका बेटा भाग रहा है। अब एक दिन जब वो उसे स्कूल से वापस ला रही होती है तो उनकी नजर वहां पर लगे एक पोस्टर पर पड़ती है, जिसमें लिखा था कि एक एकेडमी है जो डिसेबल लोगों को उनके पैशन को फॉलो करने का मौका देती है। अब मीशो घर जाकर ये बात सुई को बताती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है। वो कहता है कि मॉम, मुझे भागना पसंद है। फिर अगले ही दिन वो उसे लेकर उसी एकेडमी के पास जाती है, वहां के कोच से बात करती है, लेकिन इतने में रेस स्टार्ट हो जाती है और सुई बीच में ही भागना शुरू कर देता है। उसे इतनी तेज भागता हुआ देखकर कोच बिना सोचे समझे उसे माँ से हाथ मिला लेता है और कहता है कि इसे कल से यहाँ पर ले आना, मैं इसे कुछ बना कर ही छोड़ूंगा। उसकी माँ बहुत खुश होती है, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब किसी ने उसके बेटे की तारीफ की, वरना आज तक सभी ने उसके बेटे को एक पनौती के नाम से ही पुकारा था। उधर सुई इतनी तेज भागता है कि वो रेस को जीत जाता है। घर आने पर उसकी माँ उसके नेल्स काटते हुए पूछती है, क्या तुम तैयार हो? तो वो हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ मॉम, ताकि मेरे जैसे लोगों के अंदर एक उम्मीद की मशाल जले और वो भी अपने सपने के पीछे भाग सके। उसकी बात सुनकर उसकी माँ रोने लगती है, पर उन्हें पता है कि ये इतना आसान नहीं है, मंजिल अभी बहुत दूर है। अगले दिन जब वो कोच के पास जाता है तो वो उसे 7 बार ग्राउंड का चक्कर लगाने को कहता है, जो लगाते हुए सुई की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और लगा रहता है। पर उसकी माँ से ये देखा नहीं जाता। उसका बेटा तकलीफ में है, इसीलिए मीशो उसे पानी पिलाने के लिए चली जाती है, लेकिन ये बात कोच को पसंद नहीं आती और वो उसे आगे से ऐसा कभी ना करने को कहता। उसी दौरान हम एक टैंग नाम के लड़के को देखते हैं जो मुंह पर पन्नी लगाकर भाग रहा होता है। टैंग असल में इस एकेडमी का सबसे तेज रेसर है और उसका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने भी तोड़ नहीं पाया। देखते हैं क्या सुई ये कर पाता है।
नेक्स्ट डे हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जीन है, जो कि कोच की बहन है और वो सुई की हम उम्र की है। इसीलिए उन दोनों की बातें होने लगती है और ये चीज़ सुई को पसंद भी आती है। तभी वहाँ पर कोच आ जाते हैं और उसे 20 राउंड लगाने को कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जीन के एक इशारे करने पर वो उसे भी करने को तैयार हो जाता है। देर रात वो अंधेरे में भी भागता रहता है। तभी कोच आकर उसे घर जाने को कहते हैं। जाते समय उसी एकेडमी का एक सीनियर उसे बताता है कि कोच एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन एक दिन वो रेस करते टाइम गिर गए और इसके बाद वो कभी भाग ही नहीं सके, फिर कोच बन गए। अब कुछ दिन ऐसी ही ट्रेनिंग चलती रहती है और फिर एक टाइम आता है जब कोच सुई को बुलाकर उसे टैंक के रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं, जो कि 100 मीटर 15 सेकंड में भागने का था। अब वो उसे तोड़ने को कहते हैं, जिस बात से टैंक बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर इसने ऐसा कर दिया तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। अब सुई इस चीज को लेकर बहुत मेहनत करता है, यहाँ तक कि वो अपने मुंह पर पन्नी लगाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी तेज भाग नहीं पाता। जब उसकी माँ उसे ऐसे दिन रात मेहनत करते हुए देखती है तो उससे कहती है कि क्या हुआ, अगर तुम उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, तुम हर दिन एक नया रिकॉर्ड सेट करो और फिर उसे हर दिन तोड़ो, देखना एक दिन तुम ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दोगे जो कोई तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन सुई के अंदर एक जुनून था, वो कुछ भी करके उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है, जिसके लिए वो फिर से भागना शुरू करता है। यहाँ तक कि वो ट्रेन से भी रेस लगाता है, लेकिन हर बारी वो कुछ सेकंड से चूक जाता है। लेकिन एक दिन उसको ट्रेनिंग करते हुए टैंक छुप कर देख रहा होता है कि तभी वहां पर मीशो आ जाती है और उसे ऐसा देख लेती है। फिर उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हें पता है मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है ताकि वो तुम्हारे जैसा बन सके, तुम्हारी तरह तेज भाग सके। वो हर समय तुम्हारे ही बारे में बात करता रहता है। अब ये सुनकर टैंक का दिल पिघल जाता है और वो अंदर जाकर सुई के खुद के तरीके से भागने को कहता है और इस बारी वो उसे ऐसा मोटिवेट करता है कि वो उसके रिकॉर्ड को 1 सेकंड कम में ही पूरा कर लेता है और इसी तरह से वो एक नया रिकॉर्ड बना देता है। अब 1997 का वक्त आ गया था, सभी अब पैरा ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं। क्योंकि सुई की पहली इंटरनेशनल रेस थी, वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है, लेकिन उसका कोच उससे कहता है कि तुम्हें ये अपने देश के लिए करना है। फिर क्या बंदूक से गोली निकलती है और सुई हवा की तरह गायब हो जाता है। वो सबसे पहला उस रस्सी को तोड़ता है और बन जाता है यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट। पूरा देश उसकी इस जीत का जश्न मनाता है और एयरपोर्ट पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। जब उन्हें रिपोर्टर सवाल करते हैं तो वो सभी से कहती है कि मैं ऑफिशियल से निवेदन करना चाहती हूँ कि जितना आप एक ओलंपिक मेडलिस्ट को पे करते हैं उतना ही आप एक पैरा ओलंपिक्स को भी पे करिए, क्योंकि दोनों की मेहनत बराबर होती है। उसकी ये बातें सुनकर सभी वहां पर ताली बजाने लगते हैं। अब घर आ जाने पर जब मीशो हर बारी की तरह अपने बेटे के नेल्स को काट रही होती है तो सुई उनके गले में गोल्ड मेडल को डाल देता है और कहता है, ये आप हमेशा कहती थी ना कि हमारे पास गोल्ड नहीं है, लो मैं ले आया गोल्ड। अब ये सुनकर उसकी माँ रोने लगती है और फिर यहाँ से शुरू हो जाती है मेडल्स की बारिश। वो यूक्रेन पैरा ओलंपिक्स में भी जीत जाता है और पर सबसे शानदार और यादगार जीत होती है 2000 की सिडनी की, क्योंकि वहां पर सुई की माँ उसके लिए चीयर्स कर रही थी। जीत के बाद वो स्टैंड के करीब जाकर अपनी माँ को इशारे करके बताता है कि लाखों की भीड़ में मेरी नज़र सिर्फ आप पर थी, ये जीत आपके लिए मॉम। अब मीशो ये देखकर रोने लगती है और फिर कुछ साल बाद आता है 2004। अब तक सुई एक नेशनल स्टार बन चुका था, उसके लिए सभी लोग चीयर्स करने लगे थे। उसी साल खुद का ही रिकॉर्ड वो तोड़ देता है और सभी को साबित कर देता है कि अपनी कमजोरी अपनी पहचान बना लो, फिर लोग आपको अपना आइडल मानने लगेंगे, फिर चाहे आप में कुछ कमी हो या फिर ना हो। इस जीत के बाद मीडिया वाले सुई का इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं। उसी बीच उन्हें एक मीडिया कंपनी हायर करना चाहती है। मीशो जब उनसे बात करती है तब उसे पता चलता है कि असल में ऐड करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं, लेकिन वो इस बारे में सुई को कुछ नहीं बताती है। अभी नेक्स्ट डे जब दोनों बैठे होते हैं कि तभी मीशो से पूछती है, क्या तुम जीन को पसंद करते हो? पर सुई ब्लश करने लगता है और कुछ नहीं कहता। तभी वहां ट्रेन आ जाती है और वो उसे तेज भागने का ट्राई करता है। अब मीशो से और तेज भागने को कहती है और आज पहली बार वो ट्रेन से पहले लाइन को क्रॉस कर देता है, जिसे देखकर उसकी माँ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर दोस्तों वो कहते हैं ना, अगर सब कुछ मिल जाए तो जिंदगी में तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी को जीने का मजा देती है। सेम उसी तरह जैसे हर दिन के उजाले के बाद रात का अंधेरा जरूर आता है, सुई की जिंदगी में वो अंधेरा अब आने वाला था। और एक दिन उसके डैड का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसकी माँ अपने दोनों बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, वहां के बिल्स देखकर वो हैरान हो जाती है कि इतने पैसे वो कहां से लाएंगे। उनके पास जो कुछ भी सेविंग थी वो सब खत्म हो गई। तो सुई कहता है कि मैं कुरियर सर्विस का काम कर लेता हूँ। शिन से कहती है कि तुम जाकर बेकरी में काम कर लो। अब ये चीज उसके बेटे को खल जाती है क्योंकि उसने ये डिस्क्रिमिनेशन बचपन से देखा था। हर बारी उसकी माँ उसके बड़े भाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। अब घर जाने पर मीशो सारे काम की जगहों पर कॉल करती है, शायद उसे कुछ पैसे मिल जाए, पर उनकी कोई मदद नहीं करता। अब अगले दिन उसे शिन के स्कूल से फोन आता है।
शिन ने वो गोल्ड मेडल को अपने स्कूल के लड़कों को पैसे के लिए बेच दिया था। जब ये बात मीशो को पता चलती है तो वो उसे बहुत सुनाती है और कहती है कि तुमने अपने बड़े भाई को सालों की मेहनत बेच डाली। अब यहाँ पर शिन की वो बचपन की सारी भड़ास बाहर निकल आती है और उनके सामने वो कह डालता है कि उन्होंने हमेशा अपने बड़े बेटे पर फोकस किया क्योंकि वो पॉपुलर है, लेकिन वो उसकी तरह लंगड़ा नहीं है, लूजर है। उसके ये शब्द सुनकर मीशो उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है जिससे कि वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता। लेकिन सुई ये सब सुन लेता और कहता है कि मैं कुरियर का काम कर लेता हूँ क्योंकि मैं अपने छोटे भाई को खोना नहीं चाहता हूँ। वो हल्का सा भी शिन से गुस्सा नहीं था क्योंकि शुरू से ही वो दिल का साफ है। अब अगले दिन वो बहुत मेहनत करता है और हर रोज ओवर टाइम करके ज्यादा पैसे कमाता है। ऐसे ही एक दिन उसके पास कोच आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम 2008 में हो रहे पैरा ओलंपिक्स में खेलो। तो वो हंसते हुए कहता है कि मुझे जितने पैसे वहां मिलेंगे जीतने के लिए उससे ज्यादा मैं यहाँ पर कमा लेता हूँ, फिर इतना भागने का क्या फायदा। कोच ये सुनकर चुप हो जाते हैं क्योंकि यही हकीकत है दोस्तों। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को बहुत ही कम पैसे और सुविधा मिलती है। अब उसकी ये हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि शायद उसके अंदर वो आग बुझ चुकी है जो उसने सालों पहले जलती हुई देखी थी। लेकिन घर जाकर वो टीवी पर उन रेसर्स को देखता है तो बहुत बुरा लगता है उसे। उसकी उस आग को बस एक चिंगारी की जरूरत थी, लेकिन उसकी इस मजबूरी की बारिश उसे जलने से रोक रही थी। ये बात उसकी माँ देख लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है अपने बेटे के लिए। फिर वो कुछ ऐसे कदम उठा लेती है जो शायद उसे एक माँ होते हुए कभी नहीं उठाने चाहिए थे। वो उसी मीडिया एजेंसी वाले से बात करके सुई के लिए एड रेडी करती है। अब सुई बेचारा मासूम, उसे कुछ पता नहीं होता, वो तो बस इसलिए रेडी हो गया था क्योंकि मीशो ने कहा था। अब वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन पूरे दिन ऐड करने के बाद जब वो प्रैक्टिस के लिए जाता है तो कुछ ही राउंड में थक जाता है और सोने लगता है। ये चीज कोच भी नोटिस करते हैं और वो मीशो से ये सब करने को मना करते हैं। तो वो अपने बेटी के लिए मान जाती है, लेकिन फिर से वो मैनेजर उसके पास आता है और उसे ज्यादा पैसे ऑफर करता है, जिसकी वजह से उसे फिर से हाँ करना पड़ता है। अब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सुई अपने ही कोच पर गुस्सा करने लगता है। वो एक दो बारी तो अपनी माँ से इस बारे में बात भी करता है, लेकिन वो पैसों के नशे में इतनी अंधी हो गई थी कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब एक रात प्रैक्टिस करके घर लौटते समय वो अपनी माँ से बहस करने लगता है। उन्हें कहता है कि अब आप बदल चुकी हैं, पहले आप कैसी थी लेकिन अब आप बदल गई हैं पूरी तरह से। लेकिन यहाँ मीशो उसकी बात समझने के बजाय उसे समझाने में लग जाती है। अब अगले दिन जब उसकी शूटिंग हो रही होती है तो सुई वहां से आ जाता है और वो पूरे दिन प्रैक्टिस करता रहता है। जब ये बात मीशो को पता चलती है तो वहां ग्राउंड में पहुंच जाती है और उसे जीन के साथ बातें करते देखकर उसके सामने चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में शूटिंग पर नहीं आए। तो जीन कहती है कि ओ, मैं इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो बस अपना टाइम काटने के लिए इसे बात कर लेती। अब ये सुनकर सुई का दिल टूट जाता है। उसके जाने के बाद वो अपनी मॉम से गुस्से में कहता है कि आपने उसे ये बात क्यों बताई। वो मेरी लाइफ में एक ऐसी इंसान थी जो मेरे से बात करती थी और आपने उससे भी मुझसे दूर कर दिया। आप शुरू से ही मुझे एक डिसेबल आदमी मानती थी, इसीलिए आपने दूसरा बच्चा पैदा कर लिया। अब ये सुनकर मीशो कहती है कि तुम्हें एक डिसेबल बच्चे का माँ होने का दर्द कभी समझ नहीं आएगा। उन्हें हर दिन समाज के आगे बेइज्जत होना पड़ता है। ये बोलकर वो रोने लगती है और सुई वहां से चला जाता है। उसके बाद मीशो जाकर कोच से मिलती है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि अब मेरा बेटा आपकी जिम्मेदारी है। जिसके बाद हम ओलंपिक के ग्राउंड को देखते हैं। सब तैयार थे भागने के लिए। अब गोली चलती है, लेकिन सुई की आंखें उन लाखों की भीड़ में उस इंसान को ढूंढ रही थी जिसके सहारे उसने पहली बार चलना सीखा था, जिसकी आंखों ने उसे सपने देखना सिखाया था, जिसे पूरा समाज एक मजाक मानता था। वो इंसान उसकी माँ थी। वो उस स्टेडियम के हर कोने में देखता है, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से वो उस रेस को हार जाता है और ये इसकी जिंदगी की सबसे बुरी रेस थी। सुई वही ग्राउंड पर बैठकर रोने लगता है और उदास होकर घर लौट आता है। उस दिन उसके साथ कोई और भी रोता है और वो था उसका कोच। लेकिन फिर उसके पास मीशो आती है जो उसे एक बार फिर से सहारा देती है। वही मीशो बन जाती है जो पहले हुआ करती थी। वो उसे प्रैक्टिस करवाती है और अपने तरीके से, लेकिन सुई को डर था कि कहीं वो फिर से ना हार जाए, क्योंकि वो पहले ही 2 रेस हार चुका है और इस बार ये उसका आखिरी चांस है, क्योंकि अब 30 साल का होने वाला है वो, और इसके बाद उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। पर मीशो कहती है कि अगर तुम फेल भी हो गए तो क्या हुआ, तुमने ट्राई तो किया। अगर तुम कोशिश भी नहीं करते तो खुद को कोसते रहते। उनकी बातें सुनकर सुई कहता है कि आपको पता है कि मैं ट्रेन से भी तेज क्यों भाग लेता हूँ। वो पूछती है कि क्यों, तो सुई कहता है कि मेरे पास वंडर वुमन है। एक माँ और बेटे के रिश्ते को ये सीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। अब कहानी और आगे बढ़ती है और 2008 का टाइम आ चुका है। वो साल जब सुई के पास आखिरी मौका है। जगह है बीजिंग। सभी लोग तैयार हैं। एक बार फिर से सुई अपनी माँ को ढूंढता है, लेकिन इस बारी वो अपने बेटे को जीते हुए देखने के लिए आई है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो हार नहीं सकता। बंदूक की गोली निकलती है और एक आखिरी बार सुई दौड़ लगाता है।
उसके हर एक कदम पर हमें उसकी माँ की वो मेहनत दिखाई देती है जो उन्होंने पूरी जिंदगी उसके साथ हमेशा एक चट्टान की तरह खड़ी रही। जैसे जैसे उसके कदम फिनिश लाइन तक पहुंच रहे थे, हमें उन रियल तस्वीरों से रूबरू भी कराया जाता है जो उस समय ली गई थी जब असल जिंदगी में सुई भाग रहा था। आखिर में उस लाइन को छू लेता है और वो भी सबसे पहले, और इस बारी उसने खुद के पहले वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जो कि 24 सेकंड का था। सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे, उसका पूरा परिवार, उसका पूरा देश, आज सभी लोगों को उस पर गर्व था। दोस्तों, इस पूरी कहानी से आपको एक बात जरूर सीखनी चाहिए कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी रुक सकती है लेकिन सीढ़ियां आपको हमेशा ऊंचाइयों की ओर लेकर जाती रहेगी। इसीलिए मेहनत करते रहिए, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।